देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद से इस पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। हालांकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। माना यह जा रहा था कि मई के आखिरी हफ्ते में इस पर फैसला आ जाएगा, लेकिन अब ये मामला 1 महीने आगे टल गया है और अब जुलाई में इस मामले पर फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब भले ही फैसला नहीं आया है, लेकिन मोदी सरकार अपनी मनमानी चला रही है और बीजेपी शासित राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वक्फ संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि कोर्ट की तरफ से इस पर स्टे है। बावजूद इसके बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें अपनी मनमानी कर रही हैं और इसी को लेकर मुस्लिम संगठनों ने सरकार पर हमला बोला है, सरकार से कई अपील की है। तो इस पूरे मामले पर अविनाश जी आपके पास आना चाहूंगी कि मुस्लिम संगठन जो लगातार वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने ही याचिकाएं लगाई सुप्रीम कोर्ट में। अब उनकी याचिकाओं पर दलीलें पेश की गई और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख देखने को मिला है, उसे देखकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से सरकार की मनमानी को लेकर मुस्लिम संगठनों को नाराजगी देखने को मिली है। तो क्या है इसके पीछे की वजह? नहीं, जब वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, मुस्लिम जो पक्षकार हैं उनकी तरफ से एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से डिमांड भी की गई थी कि इस पर फैसला जल्दी से जल्दी सुनाया जाए, क्योंकि जितना लेट होगा सरकार की तरफ से पुराने कानून को लेकर सख्ती बरती जाएगी और तमाम वक्फ संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, उनको जब्त किया जाएगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी गई है और ये भी कहा गया है कि जो प्रॉपर्टियां वक्फ के पास में हैं अभी सरकार उस पर कोई फैसला ना ले, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उन्हें सरकारी ज़मीन पर बताते हुए उनको ध्वस्त किया जा रहा है, वो साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले में अब जो डिले हो रहा है, क्योंकि डिले होने का सीधा सीधा जो कारण है वो कारण है जो गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो फैसला है वो सीजीआई की बेंच को देना है और सीजीआई की जो बेंच है इस महीने तो बैठेगी नहीं, वो जुलाई के 2nd वीक से काम करना शुरू करेगी। 3rd वीक से 2nd वीक तक तो छुट्टियां ही हैं, 13 तारीख तक तो छुट्टियां ही चलेंगी, 13 जुलाई तक। 14 जुलाई के बाद ही वक्फ कानून को लेकर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर देता है तो सरकार ने इस दौरान 1.5 महीने के बीच में जिस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टियों पर जो बुलडोजर चलाए हैं, खासतौर पर जो दरगाहें हैं उन पर जो जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर सरकार की मंशा यही है, सुप्रीम कोर्ट के वो तमाम निर्देशों को दरकिनार कर रही है, बुलडोजर कार्रवाई को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से पूरा आदेश दे रखा था कि आप कोई निर्माण पर अगर बुलडोजर चलाएंगे तो उसके लिए आपको एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, लेकिन बिना नोटिस के सीधी कार्रवाई चल रही है। खाली दरगाहों पर ही कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि कई जगह तो कॉलोनियां जो मुस्लिम समुदाय की हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। तो सवाल तो उठ रहे हैं और इसी को लेकर अब जो बैठक हुई है मुस्लिम संगठनों की, उसमें भी सरकार पर तमाम हमले किए गए हैं और खास तौर पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जमाते इस्लामी हिंद ने देश में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और बुलडोजर कार्रवाइयों पर गहरी चिंता जताई है। संगठन के वाइस प्रेसिडेंट हैं मलिक मोहतसिम और इंजीनियर सलीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अलीगढ़, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली में हुई हालिया घटनाओं की निंदा की। उन्होंने सरकार से कानून का राज स्थापित करने और तमाम मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की है। मलिक मोहतसिम ने बताया कि अलीगढ़ में 4 मुस्लिम युवकों के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की और उन्हें अधमरा कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पीड़ितों के पास वैध कागज थे, यहां तक कि उनके पास कोई बीफ यानी गाय का मांस नहीं था, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दोनों पक्षों को बराबर मानकर केस दर्ज किया गया, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। और कर्नाटक में भी ऐसी ही घटना हुई जिसकी जमात ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिंचिंग विरोधी आदेशों की अवहेलना हो रही है। दोषियों को उम्र कैद की सजा देकर कानून का डर पैदा करना चाहिए। यानी एक तरह से मुस्लिम संगठन ने जो भेदभाव हो रहा है या एक समुदाय विशेष पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर आवाज उठाई है और बताया है कि किस तरह से एक तरफ तो वक्फ कानून के नाम पर संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, यानी एक तरह से मुस्लिम समुदाय को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अत्याचार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, आवाज दबाई जा रही है, उनके विरोध को दबाया जा रहा है, उन पर
अत्याचार बढ़ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं भी आ रही हैं। यानी दोनों तरह से, यानी हर तरह से मुस्लिम समुदाय को सिर्फ कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के आरोप मुस्लिम संगठन की तरफ से लगाए गए हैं। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से अलीगढ़ की घटना का जिक्र किया गया है कि अलीगढ़ में 3 मुस्लिम समुदाय के युवक थे, उनको बीफ के आरोप में उनकी ज़बरदस्त पिटाई लगाई गई और बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि बीफ तो था ही नहीं। जी। और जब एफआईआर दर्ज करने की बारी आई तो एफआईआर भीड़ के जो तमाम लोग थे, जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग थे, उनके खिलाफ वो एफआईआर लिखी जानी थी, लेकिन पुलिस ने दोनों तरफ से, मतलब जो हिंदू संगठन की तरफ से भी एफआईआर दर्ज कर ली और जो पीड़ित युवक थे, तीनों के तीनों जो मुस्लिम समुदाय से थे, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया। बाद में जो पीड़ित का मामला जब मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से उछला और सरकार पर सवाल उठे, प्रशासन पर सवाल उठे, तो उनकी याचिका पर भी आवेदन पर एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि पुलिस दोनों के ऊपर एफआईआर तो कर लिए, लेकिन कार्रवाई वन साइडेड हो रही है। तो ऐसे में जो पीड़ित पक्ष है, जो मुस्लिम जो जिन लोगों को वहाँ मारा पीटा गया है, उनके ऊपर दबाव बन रहा है कि वो समझौता कर लें। और अधिकांश मौके में पर ऐसा ही होता है कि जो पीड़ित पक्ष होता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रशासन का दबाव है, सरकार का दबाव है, पुलिस का दबाव है, तो इन दबावों के चलते कुछ समय बाद वो लोग समझौता कर लेते हैं। और इसी के चलते जो आरोपी पक्ष है, उनके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यही मुद्दा उठाया गया है जमात की बैठक में कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप पीड़ितों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे, पीड़ितों को आरोपी बना लेंगे और उनको ही सजा देना शुरू कर देंगे, तो इस तरीके की घटना जिस तरीके की अलीगढ़ में हुई है, जिस तरीके की घटनाएं कर्नाटक में हुई है और दूसरी जगह हो रही है उस तरह की घटनाएं, उन पर रोक नहीं लगेगी। रोक लगने का सिर्फ एक ही उपाय है कि सख्त से सख्त कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ होनी चाहिए। जमाते इस्लामी हिंद की तरफ से और भी कई मुद्दों को उठाया गया और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि कैसे वक्फ कानून के नाम पर संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो गौर करने वाली है वो ये कि ये सारे के सारे मामले जो वक्फ कानून से जुड़े हैं, वक्फ संपत्तियों से जुड़े हैं, वो सारे के सारे मामले बीजेपी शासित राज्यों के हैं। जी हाँ, जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष हैं इंजीनियर सलीम। उन्होंने कहा यूपी, गुजरात और दिल्ली में मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर कार्रवाइयों को निशाना बनाए जाने का आरोप है। उन्होंने कहा कि यूपी के नेपाल सीमा से सटे इलाकों में 300 से ज्यादा कब्रिस्तान और मदरसों पर बिना नोटिस के बुलडोजर चलाए गए। इसी तरह गुजरात की बात करें तो वहां अहमदाबाद में चंदोला झील के पास 30 से 40 साल से रह रहे लोगों को बेघर कर दिया गया और उन्हें बांग्लादेशी बताकर नफरत फैलाई गई। दिल्ली के ओखला, तैमूर नगर और बाटला हाउस में भी ऐसी ही कार्रवाइयां हुई और सलीम ने इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवमानना बताया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब जहां एक तरफ वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी है, उस पर फैसला आना बाकी है, लेकिन इससे पहले इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं बीजेपी शासित राज्यों से और इसी को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। एक समुदाय विशेष के खिलाफ रणनीति अपनाने के, एक समुदाय विशेष की आवाज को दबाने के और उन्हें डराने, धमकाने, उन्हें परेशान करने के। और जैसा कि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि वक्फ कानून के सहारे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय को परेशान करना सरकार का मकसद है। अब जब मुस्लिम संगठन ने इस मुद्दे को उठाया है तो उससे कहीं ना कहीं विपक्ष के उन आरोपों को और बल मिल गया है। इसके अलावा जो ईद उल अजहा यानी बकरीद पर कुर्बानी को लेकर भी जो विवाद उठ रहे हैं, उस पर इंजीनियर सलीम ने कहा कि कुर्बानी इस्लाम की सदियों पुरानी परंपरा है जो दुनिया भर में निभाई जाती है। भारत में 83% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, फिर भी पिछले 10-12 सालों में सिर्फ कुर्बानी को ही निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे नफरत की राजनीति का हिस्सा बताया। सरकार से मांग की कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। यानी उन्होंने इशारों में मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि हमेशा से ये बकरीद बनती रही है, हमेशा से कुर्बानी होती रही है, लेकिन पिछले 10 से 12 सालों में इस मुद्दे को ज्यादा तूल दिया जा रहा है और इससे साफ है पिछले 11 सालों से देश की सत्ता में मोदी सरकार है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 11 साल से जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है और उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है। दक्षिण भारत में इस तरीके के मुद्दे नहीं उठते हैं क्योंकि वहाँ बीजेपी मजबूत नहीं है। जो उत्तर भारत है, जो हिंदी बेल्ट है, जिस हिस्से में बीजेपी मजबूत है, उन्हीं हिस्सों में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। जब भी ईद का मौका आता है तो कुर्बानी को लेकर तमाम संगठनों की तरफ से विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं और ये हिंदू संगठन ही होते हैं और हर बार ये डिमांड होती है कि किसी भी तरीके से जो मुस्लिम समुदाय का त्यौहार है उसमें अड़ंगा लगाया जाए। और उसी को लेकर, क्योंकि देश में 83% लोग अगर नॉनवेज खाने वाले लोग हैं तो फिर आप इस तरीके से कि भाई किसी जानवर को नहीं मारा जाएगा। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय की जो आबादी है
तकरीबन 15-16% है, लेकिन जो नॉन वेज खाने वाले लोगों की संख्या 83% है। यानी कि अधिकांशतः हिंदू, मतलब 60 से 70% से भी ज़्यादा हिंदू समुदाय के लोग भी एक मीट का सेवन करते हैं, उसको खाते हैं। लेकिन जब बात त्योहारों की आती है तो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। और इसी को लेकर लगातार ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जब भी मुस्लिम समुदाय का त्यौहार, मतलब जैसे ईद जब भी आती है, इस तरीके के विरोध प्रदर्शन खड़े करने के पीछे उनकी मंशाएं क्या होती हैं। वहीं सब के अलावा अभी हाल ही में असम और नॉर्थ ईस्ट में जो बाढ़ आई है और उससे जो प्रभाव पड़ा है, उसमें राहत देने की भी मांग की गई सरकार से। और इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री का जो बयान आया था अभी, हथियार लाइसेंस देने वाले बयान की निंदा भी की गई है और कहा गया है कि ऐसी बयानबाजी से हालात बिगड़ सकते हैं। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। वहीं जमात ने गैर मुस्लिम समुदाय से भी हिंसा और नफरत के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। संगठन ने कहा कि देश में शांति और एकता बनाए रखने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। यानी संगठन की तरफ से सीधे सीधे बीजेपी शासित राज्यों में जो मुस्लिम समुदाय के साथ अत्याचार हो रहे हैं या उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, इस मुद्दे को जोरों से उठाया। ऐसे में अब बड़ी बात यह है कि फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, अगले महीने आ सकता है, जुलाई में माना जा रहा है 14 तारीख के बाद फैसला आ सकता है। अब इस बीच में ये मुस्लिम संगठन की तरफ से इतने सारे मुद्दों को केंद्र में लाना, उन पर क्या सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जाएगा? क्या इस मुस्लिम संगठनों की इन मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान देगा और उसका असर फैसले पर भी पड़ सकता है? ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।